नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हम एनसीईआरटी कक्षा 10 के गणित का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। हमने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के सारे क्वेश्चन किए थे। आज इससे आगे हम देखेंगे, ये आपकी सबसे पहले प्रमेय है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रमेय, फिर उसके बाद कुछ उदाहरण है, फिर उसके बाद हम प्रश्नावली 1.3 की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रमेय 1.3। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। P एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आप जानते हैं, जो अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, ध्यान से देखना, यदि P क्या है? यहां एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी। यानी P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a स्क्वायर को विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं मान लेता हूं, देखिए इधर माना P क्या है? एक अभाज्य संख्या है, और P बराबर क्या हो जाएगा? मैं मान लेता हूं अभाज्य संख्या यानी 5। ये क्या है? P बराबर मैंने क्या माना? 5 माना। अब देखिए यहां P एक अभाज्य संख्या है, तो मैंने P बराबर अभाज्य संख्या माना। अब देखिए ये कह रहा है, मैं यहां a बराबर मानता हूं 20। मैंने कोई धन पूर्णांक ले लिया, वो ले लिया मैंने 20। अब देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, यानी a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यानी 20 का स्क्वायर बट्टे 5, तो ये हो जाएगा 400 बट्टे 5, तो कितना आएगा? 80 आएगा। यानी P a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो मैंने a का मान b लिया और p का मान 5 लिया, तो यहां पर P ने a स्क्वायर को विभाजित किया, मान कितना है? 80। अब आगे देखिए, तो P a को भी विभाजित करेगी। तो कहने का मतलब है, तो P यहां a को भी विभाजित करेगी, तो यहां पर मैं कर सकता हूं b, ये a यानी 20 बट्टे 5, तो ये कितना आ जाएगा मेरा? 4। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, P क्या है? एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हो गई। a स्क्वायर हमारा 20 का स्क्वायर हो गया, इसे विभाजित किया तो कितना आया? 80। तो P a को विभाजित करेगी। तो मैंने यहां दिखाया, जो a का मान कितना था? 20, और ये P का मान कितना था? 5, तो इसने इसको विभाजित किया। तो ये प्रमेय बस इतना ही कहना चाह रही है, अगर P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को विभाजित करेगी, जहां एक क्या होगा? एक धनात्मक पूर्णांक होगा। अगर इस तरीके से विभाजित हो जाता है, जैसे a स्क्वायर P से विभाजित हो गया, यहां P a से विभाजित हो गया, अगर इस प्रकार विभाजित हो जाता है तो इसका मतलब यह है a एक धनात्मक पूर्णांक होगा, वो एक धनात्मक संख्या होगी। आगे देखिए, आगे आपका प्रमेय 1.4, √2 एक अपरमेय संख्या है। वैसे ये यहां प्रमेय के रूप में दिया है, लेकिन आपको ऐसे ही आगे क्वेश्चन और उदाहरण देखने को मिलेंगे, आप इसे क्वेश्चन ही समझ सकते हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस के करने के जो स्टेप हैं वो फिक्स हैं। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन को करने के जो स्टेप हैं वो फिक्स हैं। अगर आप एक दो बार अच्छे से देख लेते हैं, कर लेते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो पहला स्टेप है, ध्यान से देखना कि यहां पर क्या दिया? √2 एक अपरमेय संख्या है, तो हम क्या मानेंगे? अपरमेय संख्या का जस्ट विपरीत मानेंगे। √2 एक परमेय संख्या है, तो पहला स्टेप होता है इसका, तो हम मानेंगे, यहां माना √2 एक परमेय संख्या है, तो ये हो जाएगा √2 बराबर P/Q। जब हमने √2 को परमेय संख्या माना है, तो परमेय संख्या कैसे लिखते हैं? P/Q बराबर लिखते हैं, और यहां पर Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यहां पर P व Q सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य संख्या हैं। यहां पर P व Q क्या है? सहअभाज्य संख्या है। अब सहअभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिनमें से हम कोई और संख्या कॉमन ना ले सकें,
ऐसी संख्या जिनमें से कोई दूसरी संख्या कॉमन ना आए, या हम कह सकते हैं ऐसी संख्या जिनमें से कुछ कॉमन ना आए, वो हमारी क्या कहलाती हैं, सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। और उनका जो HCF है वो कितना होता है, वो होता है 1। ऐसी संख्याएं सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब ध्यान से देखना, ये सहभाज्य संख्या तो है लेकिन ये पूर्णांक भी हैं। सहभाज्य संख्या तो है लेकिन ये क्या है, पूर्णांक भी हैं, यानी P व Q पूर्णांक भी हैं और सहभाज्य संख्या भी हैं। आगे देखिए आप, आगे इसे करेंगे तो ये हो जाएगा Q√2 बराबर P। तो आगे करेंगे इसे तो यहां हो जाएगा Q बराबर P/√2। अब क्या करना है, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो यहां हो जाएगा Q² बराबर P², और यहां √2 का जैसे ही वर्ग करेंगे तो यहां नीचे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। √2 का वर्ग करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1। क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया यहां P व Q क्या है, पूर्णांक भी हैं और सहभाज्य संख्या भी है। P व Q पूर्णांक भी हैं और सहभाज्य संख्या भी है। तो उस स्थिति में ध्यान से देखना, यहां Q², अगर यहां Q पूर्णांक है तो Q² भी पूर्णांक होगा। अगर Q² पूर्णांक है तो Q भी पूर्णांक होगा। अगर Q² पूर्णांक है तो यहां P/2 भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। समझ रहे हो ना, देखो ध्यान से, यहां पर अगर Q² पूर्णांक है तो यहां P²/2 ये भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो यहां लिख सकते हैं P²/2 पूर्णांक होगा। अगर यहां P²/2 पूर्णांक है तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको प्रमेय बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, तो ये पूर्णांक कब होगा, पूर्णांक तब होगा जब ये 2 से P² विभाजित होगा। तो ध्यान से देखिए, तो P² 2 से भाज्य है, ये तभी तो पूर्णांक होगा अगर P² 2 से भाज्य है। और मैंने प्रमेय में आपको बताया था, अगर P² को विभाजित कर देती है तो P को भी विभाजित करेगी। यानी कहने का मतलब है, तो यहां पर P भी क्या हो जाएगी, 2 से भाज्य है। P भी क्या हो जाएगा, P 2 से भाज्य होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां की बात करता हूं, अगर P 2 से भाज्य है, इधर देखिए आप, अगर P 2 से भाज्य है तो ये एक पूर्णांक संख्या आएगी। अगर P 2 से भाज्य है तो यहां कुछ ना कुछ एक पूर्णांक संख्या आएगी, और उस पूर्णांक संख्या को हम मान लेते हैं K1। ये क्या है, K1 एक पूर्णांक संख्या है। K1 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो आप यहां P बराबर 2K1 कर सकते हैं, और ये आपका हो जाएगा समीकरण दूसरा। ये आपका कौन सा हो जाएगा, समीकरण दूसरा। आगे देखिए आप, आगे देखिए, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आप समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो P बराबर हमारा क्या आया है, 2K1 आया है इधर, और समीकरण 1 हमारा क्या है, Q² बराबर P²/2। तो आप देखिए, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो आप देख पा रहे हैं यहां समीकरण 1 हमारा क्या है, Q² बराबर P²/2। तो बराबर देखिए आप, तो ये हो जाएगा Q² बराबर, यहां P का मान रखेंगे तो P का मान कितना है, 2K1। तो हम रखेंगे 2K1 का स्क्वायर बटे 2। तो आप देखिए Q² बराबर ये हो जाएगा 4K1 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा
क्यू स्क्वायर बराबर 2k1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा इधर। अब यहां से हम क्या k1 के स्क्वायर का हम मान निकाल सकते हैं। अब यहां से हम k1 स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं, तो यहां हो जाएगा k1 स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2। ये हमारा हो जाएगा समीकरण थर्ड। ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण तीसरा हो जाएगा। अब आप एक बात देखिए, इधर हमने क्या माना था, इधर k1 क्या माना था, पूर्णांक संख्या मानी थी। अगर k1 पूर्णांक है तो k1 स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। अगर k1 संख्या जो है वो पूर्णांक है तो k1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। अगर k1 स्क्वायर पूर्णांक है तो q स्क्वायर अपॉन 2 भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। अगर q स्क्वायर अपॉन 2 पूर्णांक है तो ध्यान से देखेंगे, q स्क्वायर अपॉन 2 पूर्णांक है, q स्क्वायर अपॉन 2 पूर्णांक है, तो मैं लिख सकता हूं q स्क्वायर 2 से भाज्य है। q स्क्वायर 2 से भाज्य है। अगर q स्क्वायर 2 से भाज्य है तो मैंने थोड़ी देर आपको प्रमेय बताई थी, अगर q स्क्वायर 2 से भाज्य है तो q भी 2 से भाज्य है। q भी क्या हो जाएगा, 2 से भाज्य है। अब आप इसे ध्यान से समझना, अगर q 2 से भाज्य है तो जब हम q को 2 से विभाजित करेंगे तो कुछ ना कुछ मान आएगा, कुछ ना कुछ पूर्णांक आएगा। तो यहां पर मैं उस पूर्णांक को मान लेता हूं k2। ये क्या हो जाएगा, मेरा पूर्णांक हो जाएगा, ये पूर्णांक संख्या हो जाएगी। और यहां से q बराबर क्या आ जाएगा मेरा, 2k2, और ये हो जाएगा मेरा समीकरण 4। आप इसे तो आप समीकरण 2 व 4 से देखिए, समीकरण 2 व 4 से, तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 व 4 से। तो समीकरण 2 कितना है मेरा, p बराबर 2k1, p बराबर 2k1, और यहां समीकरण 4 क्या है मेरा, q बराबर क्या है, 2k2, 2k2। अब आप यहां देख पा रहे हो कि इन दोनों में ये दो कॉमन है, यानी मैं कह सकता हूं p और q का दो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इन दोनों में क्या है, p और q क्या है, दो कॉमन है, यानी p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। लेकिन हमने क्या माना था, इधर p व q क्या है, सहभाज्य है, यानी इन दोनों में से कोई भी संख्या कॉमन नहीं आएगी। लेकिन वहां क्या आ रही है, 2 कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब यह है जो हमने पूर्व कल्पना की थी वो क्या है, गलत है। तो आप इसे इस प्रकार लिखेंगे, ये पहला स्टेप मान लेना, इसे दूसरा थर्ड स्टेप यहां मान लेना। तो आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि 2 p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः यह पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास क्यों है, क्योंकि हमने सहभाज्य माना था, ये दोनों p व q हमने क्या माना था, सहभाज्य माना था। लेकिन यहां पर p व q में से 2 कॉमन आ रहा है, और सहभाज्य का मतलब है कि इन संख्याओं में से कॉमन नहीं आएगा कुछ, लेकिन यहां कॉमन आ रहा है। तो जो हमने पहले सोचा था उसका क्या कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है। तो इससे विरोधाभास है। अतः √2 एक अपरिमेय
संख्या है परमेय संख्या नहीं है। नहीं है। आप देख सकते हैं समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि 2 p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। आप यहां देख सकते हैं कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यह पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। जो हमने सोचा था कि ये सहभाज्य हैं, लेकिन जस्ट इसका क्या है, उल्टा निकला। यहां इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहे हैं, तो सहभाज्य में क्या है, कोई दो संख्या है, उनमें से हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है, 2। तो यह पूर्व कल्पना का क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। अतः अंडर रूट क्या है, एक अपरमेय संख्या है, यह परमेय संख्या नहीं है। हमने क्या माना था, यह परमेय संख्या माना था, लेकिन यह परमेय संख्या नहीं है। अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए या इसे नोट कीजिए। चलते हैं आगे उदाहरण की ओर। 9 आगे देखिए, आगे आपका उदाहरण नंबर 9। अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। हमने अभी एक प्रमेय देखी, बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे हमने वो अभी प्रमेय सॉल्व की थी। देखिए यहां अंडर रूट 3 हमें क्या दी है, एक अपरमेय संख्या दी है, तो हम इसके विपरीत क्या मानेंगे, उसे एक परमेय संख्या मानेंगे। देखिए माना अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या है। अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या है, तो अंडर रूट 3 बराबर हो जाएगा p अपॉन क्यू। अंडर रूट 3 बराबर हो जाएगा p अपॉन क्यू, जहां हम जानते हैं q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और p व q सहभाज्य संख्या है। p व q सहभाज्य संख्या है। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। सहभाज्य संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनमें से हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं और जिनका एचसीएफ क्या आए, 1 आए, वो संख्या क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्या होती हैं। ये सहभाज्य संख्या तो हैं। आपको एक बात और ध्यान रखनी है, ये सहभाज्य संख्या के साथ साथ पूर्णांक संख्या भी है। p व q पूर्णांक भी है और p व q सहअभाज्य भी है। ठीक है, देखिए आगे से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा q अंडर रूट 3 बराबर p। यहां से हम q का मान निकालेंगे तो q बराबर हो जाएगा p अपॉन अंडर रूट 3। तो हम करेंगे यहां दोनों ओर वर्ग करने पर, देखिए दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर और ये हो जाएगा पी स्क्वायर, और जैसे ही अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे ये हो जाएगा 3, और ये हमारा समीकरण बन जाएगा 1। ये हमारा समीकरण बन जाएगा 1। अब ध्यान से देखिए, यहां पर p और q क्या है, पूर्णांक भी हैं, सहभाज्य भी हैं। तो यहां पर q पूर्णांक है तो q स्क्वायर यहां पर भी पूर्णांक होगा, यानी q स्क्वायर यहां पूर्णांक है तो p स्क्वायर अपॉन 3 ये भी क्या हो जाएगा, हमारा पूर्णांक हो जाएगा। p स्क्वायर अपॉन 3 क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। तो आप देखिए p स्क्वायर अपॉन 3 पूर्णांक होगा। अगर ये पूर्णांक होगा तो हम कह सकते हैं कि p स्क्वायर 3 से क्या होगा, भाज्य होगा, यानी ये क्या है, भाज्य है। अगर p स्क्वायर 3 से भाज्य है तो p भी क्या होगा, 3 से भाज्य होगा। p 3 से भाज्य है। अब देखिए ध्यान से इधर, अगर p 3 से भाज्य है, p 3 से भाज्य है तो p में 3 का जैसे ही भाग देंगे, p को 3 से जैसे विभाजित करेंगे तो कुछ ना कुछ मेरे पास पूर्णांक आएगा, और उस पूर्णांक को मान लेते हैं हम k1। और k1 ये हमारा क्या है, पूर्णांक है। k1 क्या हो जाएगा, ये पूर्णांक हो जाएगा। इसको हम क्या मान लेते हैं, k1। तो यहां से अगर मैं
P का मान निकालने चले जाऊंगा तो ये हो जाएगा P बराबर 3K1 और ये मेरा हो जाएगा दूसरा समीकरण। तो यहां से मुझे P का मान मिल गया। P का मान कितना आएगा 3K1। यहां से ये कौन सा बन गया, दूसरा समीकरण बन गया। आगे देखिए, आगे देखिए, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां देखिए, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन 3। तो देखिए ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर, पी का मान कितना दिया है हमें, पी का मान दिया है 3K1, तो ये हो जाएगा 3K1 का स्क्वायर अपॉन 3। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 9K1 का स्क्वायर अपॉन 3, 3 से 3 टाइम जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 3K1 का स्क्वायर। तो यहां से हम K1 हमारा क्यू स्क्वायर अपॉन 3 और ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 3। तो यहां से हमने क्या निकाला, K1 स्क्वायर का मान निकाला। K1 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। अब आगे देखिए आप, ये बन गया समीकरण नंबर 3। तो देखिए आप, यहां मैंने K1 को क्या माना था, यहां मैंने K1 को माना था पूर्णांक। K1 को क्या माना था, यहां पूर्णांक माना था। तो यहां K1 स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। अगर K1 स्क्वायर पूर्णांक है तो क्यू स्क्वायर अपॉन 3 ये भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक है। तो यहां हम लिखेंगे क्यू स्क्वायर अपॉन 3 पूर्णांक होगा। अगर ये पूर्णांक है तो क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य है। अगर क्यू स्क्वायर अपॉन 3 पूर्णांक होगा तो क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य है। अगर क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य है तो हमने प्रमेय में पढ़ा था क्यू भी 3 से भाज्य होगा। क्यू भी क्या है, 3 से भाज्य है। क्यू भी क्या है, 3 से भाज्य है। अब देखिए इधर, अगर मैं बात करता हूं क्यू अगर 3 से भाज्य है, क्यू अगर 3 से भाज्य है तो कुछ ना कुछ मेरे पास पूर्णांक आएगा। अगर मैं क्यू को 3 से विभाजित करूंगा तो कुछ ना कुछ मेरे पास पूर्णांक आएगा और मैं उसको मान लेता हूं K2। ये क्या है, K2 क्या है, पूर्णांक है। मैं मान लेता हूं पूर्णांक संख्या है। तो K2 क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो यहां से क्या निकल के आएगा, Q बराबर क्या निकल के आएगा, 3K2 और ये मेरा हो जाएगा समीकरण नंबर 4। ये मेरा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 4। आगे देखिए आप, आगे देखिए समीकरण 2/4 से, तो आप देख पाएंगे समीकरण 2 क्या है मेरे पास, P बराबर 3K1, P बराबर 3K1 और समीकरण 4 क्या आया है, Q बराबर 3K2 और समीकरण 4 आया है Q बराबर 3K2। ये मेरे पास दो समीकरण है। अब आप इन समीकरणों को देखेंगे तो इन दोनों में 3 क्या है, 3 कॉमन आ रहा है। इन दोनों में 3 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। लेकिन हमने क्या माना था इधर कि P व Q सहभाज्य हैं। अब देखिए ध्यान से, P व Q हमने क्या माना था, सहभाज्य माना था। लेकिन यहां सहभाज्य का मतलब है कि ऐसी संख्या है उनमें से कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, कोई दूसरी संख्या कॉमन आएगी नहीं, उनमें से कुछ कॉमन है ही नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं यहां P में से और Q में से 3 कॉमन आ रहा है, यानी P व Q का 3 क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो जो हमने सोचा था, यानी जो हमने पूर्व कथन किया था, ये उसका क्या कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है। जो हमने पूर्व में कल्पना की थी ये उसका क्या कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है। तो आप इसे इस प्रकार लिखेंगे कि समीकरण 2/4
4 से स्पष्ट है, समीकरण 2/4 से स्पष्ट है कि 3 P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। आप देख पा रहे हैं समीकरण 2/4 से स्पष्ट है कि 3 P व Q का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और यहां हमने क्या माना था, सहभाज्य माना था, लेकिन क्या आ रहा है यहाँ, उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। इसलिए यह पूर्व कल्पना की क्या करता है, विरोधाभास करता है। यह पूर्व में की गई कल्पना का विरोधाभास है। विरोधाभास है। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः √3 एक परमेय संख्या नहीं है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। आप इस प्रकार लिख सकते हैं, अतः √3 एक परमेय संख्या नहीं है, √3 एक अपरमेय संख्या है। यहां हमने क्या मानी थी, √3 एक परमेय संख्या मानी थी, लेकिन यहां क्या आया है, √3 एक अपरमेय संख्या है। तो आपको ये इस प्रकार करना है। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए या इसे नोट कीजिए। चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। अगला उदाहरण है आपका उदाहरण नंबर 10। दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरमेय संख्या है। यह आपको करना है। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर दे रखा है मैं अपरमेय संख्या। 5 - √3 बराबर हम क्या मानेंगे, एक परमेय संख्या मानेंगे। तो माना 5 - √3 एक परमेय संख्या है। तो देखिए 5 - √3 परमेय संख्या है, तो P/Q हो जाएगा। यहां पर Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए और P व Q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य में पीछे भी बता चुका हूं, ऐसी संख्याएं जिनसे कॉमन नहीं लिया जा सके उनका HCF कितना आए, 1 आए। ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आगे देखिए, अब आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है, इसका ये स्टेप ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपको √3 दिखाई दे रहा है, यह आपको √3 दिखाई दे रहा है, यानी अंडर रूट वाला जो टर्म है वो आपको एक साइड ले जाना है और बाकी के सब एक साइड ले जाने हैं। तो आप देखिए, तो इसे मैं करूंगा तो ये हो जाएगा, यहां से माइनस का √3 उधर पहुंचेगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 - P/Q, क्योंकि इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का P/Q हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा √3। तो मैं इसे लिख सकता हूं √3 बराबर माइनस का 5/Q। इस तरीके से भी लिख सकता हूं। अब देखिए, यहां वन मानिए और एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा √3 बराबर Q और ये हो जाएगा 5Q माइनस P। ये हमारा हो जाएगा, आप इस Q को ठीक से लिख लीजिए, 5Q माइनस P हो जाएगा। और यहां पर P व Q पूर्णांक हैं। P व Q क्या है, पूर्णांक है। तो आप देखिए, अगर P व Q पूर्णांक हैं तो 5Q माइनस P भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा। और आप देख सकते हैं 5Q माइनस का P/Q, तो 5Q
माइनस का पी अपॉन क्यू, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। लेकिन आप यहां देखिए, लेकिन 5q माइनस का p अपॉन q, 5q माइनस का p अपॉन q बराबर क्या दे रखा है हमें, √3। आप अभी हमने देखा इधर क्या माना है, 5q माइनस का p अपॉन में q, ये हमने क्या माना था, परमेय संख्या माना था। लेकिन 5q माइनस का p अपॉन में q बराबर क्या है, √3। और हमने थोड़ी देर पहले निकाला है कि √3 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। और यहां हम क्या बता रहे हैं, ये परमेय संख्या है। और यहां पर 5q माइनस p अपॉन q बराबर क्या आ रहा है, √3 आ रहा है। और √3 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। अतः जो कि यहां पर एक अपरमेय संख्या है, यहां परमेय संख्या संभव नहीं है, यहां पर परमेय संख्या संभव नहीं है। अब यहां पर परमेय संख्या संभव नहीं है तो हमने क्या माना था, यहां पर 5 माइनस √3 क्या माना था, एक परमेय संख्या माना था। और यहां पर हम कह रहे हैं कि यहां पर परमेय संख्या संभव नहीं है, तो इसका मतलब ये जो हमने पूर्व कथन किया था वो क्या हमारा गलत है। तो हम लिखेंगे हमारा पूर्व में किया गया कथन या की गई कल्पना, पूर्व में की गई कल्पना गलत है। 5 माइनस √3 संख्या एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। आपको इस तरीके से करना है। अब दोबारा से देखिए, आपका क्वेश्चन था दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरमेय संख्या है। तो यहां पर हमें अपरमेय दिया है तो हम उसका जस्ट अपोजिट मानते हैं। वो क्या मानते हैं, एक 5 माइनस √3 क्या है, एक परमेय संख्या है। तो हमने ये क्या परमेय संख्या माना, और परमेय संख्या p अपॉन q के रूप में होती है, जहां q बराबर 0 नहीं है। और p व q क्या है, सहभाज्य है। सहभाज्य होने के साथ साथ ये क्या है, पूर्णांक भी है। तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो भी अंडर रूट वाला टर्म होता है उसे आपको एक साइड में ले जाना है और बाकी को एक साइड में ले जाना है। वही हमने किया था। तो यहां पर ये सॉल्व करने के बाद √3 बराबर आया हमारा, √3 बराबर आया 5q माइनस 5 अपॉन q आया। अब देखिए q और p, यहां पर q और p क्या है, पूर्णांक है। तो 5q माइनस का p ये भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। अगर p व q पूर्णांक है तो 5q माइनस p भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। अगर हम पूरी संख्या की बात करते हैं तो पूरी संख्या 5q माइनस का p अपॉन q, ये क्या है, एक परमेय संख्या है। क्यों परमेय संख्या है, क्योंकि ये p अपॉन q के रूप में है, ये क्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन 5q माइनस p अपॉन q बराबर क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए, √3। यहां पर क्या है, √3 है। और √3 हमने पिछले उदाहरण में देखा, ये क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो आप लिखेंगे जो कि यहां पर एक अपरमेय संख्या है, √3 क्या है, यहां पर एक अपरमेय संख्या है। और यहां परमेय संख्या संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो इसके बराबर तो √3 दे रखा है। तो √3 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, तो यहां परमेय संख्या संभव ही नहीं होगी। तो हमारा जो पूर्व में की गई कल्पना है, जो हमने पूर्व में की, यहां माना 5 माइनस √3 एक परमेय संख्या है, वो क्या हो जाएगी, पूर्व में की गई कल्पना क्या हो जाएगी, हमारी गलत हो जाएगी। तो 5 माइनस √3 संख्या एक क्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी। आपको ये इस तरीके से करना है। ये पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका एक स्टेप आपको बस ध्यान रखना है कि ये जो अंडर रूट वाला टर्म होता है उसे आप एक साइड में रख दीजिए, बाकी का आप देख सकते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन है, आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए। चलते हैं अगले उदाहरण की ओर।
अगला उदाहरण है आपका उदाहरण नंबर 11। दर्शाइए कि 3√2 एक परमेय संख्या है। तो जैसा कि यहां दिखाया है 3√2 एक परमेय संख्या है, हमें क्या मानना है, इसके बिल्कुल विपरीत मानना है कि 3√2 क्या है, एक परमेय संख्या है। तो देखिए कैसे माना 3√2 एक परमेय संख्या है, तो ये हो जाएगा 3√2 बराबर P/Q, और यहां पर Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। P व Q सहअभाज्य संख्या है। P व Q क्या है, सहअभाज्य। सहअभाज्य के साथ साथ ये क्या है, पूर्णांक भी है। सहअभाज्य के साथ साथ ये क्या है, पूर्णांक भी है। तो आगे देखिए, मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चनों में अंडर रूट वाले टर्म को एक साइड रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इधर देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा √3। यहाँ ये क्या है, गुणा में है, तो आगे दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये क्या पहुंच जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा P/3Q, और इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1। अब यहां लिखेंगे, यहां P व Q पूर्णांक है। P व Q क्या है, यहां पूर्णांक है, और P/3Q ये क्या है, P/3Q क्या हो जाएगी, ये परमेय संख्या हो जाएगी। ये परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है। लेकिन यहां हम बात करें समीकरण 1 से, अगर हम बात करें तो P/3Q बराबर क्या दे रखा है, हमें √3 दे रखा है। अगर समीकरण 1 से हम देखें तो P/3Q बराबर हमें क्या दे रखा है, √3 दे रखा है। और √3 क्या है, यहां पर एक अपरिमेय संख्या है। तो आप यहां लिखेंगे समीकरण 1 से P बराबर 3Q बराबर √3, यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और हमने क्या माना था, 3√2 क्या माना था हमने, एक परमेय संख्या माना था। यहां देखिए समीकरण 1 से P/3Q बराबर √3 है, यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। समीकरण 1 से P/3Q बराबर √3, यह एक अपरिमेय संख्या है। और यहां पर हमने क्या माना था, यहां पर हमने माना था 3√2 क्या है, यहां पर हमने माना था 3√2 एक परमेय संख्या है। और यहां पर समीकरण 1 से P/3Q बराबर √3, यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह हमारे पूर्व में किए कथन का विरोधाभास है। तो आप यहां लिखेंगे, अतः लिखेंगे यहां, यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। यहां पर देखिए P/3Q बराबर √3, यह एक अपरिमेय संख्या है। और हमने क्या माना था, 3√2 एक परमेय संख्या है। जो हमने कथन किया था ये उसका क्या है, विरोधाभास है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो हमारा कथन गलत है। 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको इस तरीके से करना है। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए। आज हमने इस वीडियो में प्रमेय 1.3 देखी और प्रमेय 1.4 देखी और कुछ उदाहरण किए हैं। कल अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 के जितने भी क्वेश्चन हैं
उनको करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।